स्वागत है आप सबों का। हमारा सेशन इंडियन ज्योग्राफी का लगातार चल ही रहा है। आज हम लोग भारत की समुद्री सीमा का अध्ययन करेंगे कि किन देशों के साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है। इसके अलावा समुद्र के अंतर्गत भारत का जो अधिकार क्षेत्र है, जो टेरिटोरियल सी एरिया इंडिया का है, उसके संदर्भ में हम लोग आज जानेंगे। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हुआ था, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था समुद्रों को लेकर, समुद्र के संसाधनों पर अधिकार को लेकर, समुद्र की सीमा को निर्धारित करने को लेकर, जो अनक्लोज है उसे समझेंगे। और अनक्लोज के पहले क्या स्थिति थी विश्व की, थोड़ा सा उस पर भी हम लोग गौर करेंगे। ओके गाइस, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नॉबल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैक का मैं रिमाइंड कर दूं कि भारत का जो तटीय सेक्शन है, जैसा कि आपको मालूम है कि गुजरात के इलाके से ये हमारा तटीय इलाका आरंभ होता है और पश्चिम बंगाल तक वो फैले हुए हैं, जो मुख्य भूमि है उसका तटीय इलाका। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में लक्षद्वीप भी हमारे ही भाग हैं, तो यहाँ भी तटीय इलाके मौजूद हैं। बट आज हम लोग मुख्य रूप से मेन लैंड से संबंधित जो तटीय इलाके हैं, जो समुद्री क्षेत्र पर भारत का अधिकार है, उन पर हम लोग गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये ध्यान रखें कि भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तटीय इलाके जुड़े हुए हैं। पहले भी इस संदर्भ में बताई जा चुकी है। तो 9 राज्य जो हैं, यहाँ पर गुजरात से आएंगे तो महाराष्ट्र के साथ चलेंगे तो यहाँ पर गोवा, कर्नाटक और केरल। भारत के पश्चिमी तट पर 5 राज्य हुए। पूर्वी सेक्शन की ओर अगर आप चलेंगे तो साउथ से शुरू करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, यानी 5 इधर 4 इधर, 5 पश्चिमी तट पर और 4 पूर्वी तट पर, टोटल 9 राज्य है जिसकी तटीय रेखा है। इसके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश, दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली। लेकिन ध्यान रहे, दमन और दीव का तटीय इलाका है। इसके अलावा यहां पर हम देखेंगे कि लक्षद्वीप का है 2, पुद्दुचेरी के इलाके तटीय इलाके हैं, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनका तटीय इलाका है। पुद्दुचेरी में भी आपको ये याद होगा कि पुद्दुचेरी के अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे कड़ाईकल और पुद्दुचेरी तमिलनाडु में मौजूद है। इसके अलावा माहे केरला में है और यनम आंध्र प्रदेश में है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश है जिनका तटीय इलाका भी है। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, इनका तटीय इलाका वो भारत का तटीय सेक्शन है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि समुद्र के इलाके में किन किन देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। तो आप ध्यान दें, अगर आपके पास एटलस मौजूद हो तो हिंद महासागरीय क्षेत्र पर आप दृष्टि डालें तो भारत का जो समुद्री इलाका है, जिन देशों के साथ सीमा बनाती है, उन देशों की संख्या 7 है। जी हाँ, 7। आपको ये मालूम है कि भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा भी साझा करती है, तो 7 देशों के साथ समुद्री सीमा भी साझा करती है। वो देश कौन कौन से हैं आप यहां पर देखेंगे। आप मैप में ध्यान दें, भारत का जो इस सेक्शन में है, जैसा कि मालूम है पाकिस्तान यहां पर मौजूद है, तो पाकिस्तान 1। यहां पर आएंगे तो हिंद महासागर में मालदीव एक कंट्री है तो 2, श्रीलंका 3, बांग्लादेश 4, म्यांमार 5, म्यांमार से साउथ आए तो वहां पर थाईलैंड आपको मिलेंगे 6 और इंडोनेशिया 7। ये टोटल 7 मुल्क हैं जिनके साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है ना कि इन देशों के साथ जो हमारी समुद्री सीमा लगती है, तो भारत का समुद्र के अंतर्गत कितनी दूरी तक अधिकार है। तो भारत ही क्यों, जैसा कि मालूम है पृथ्वी पर 71% जल क्षेत्र है और 29% लैंड एरिया भूमि क्षेत्र है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका तटीय इलाका है। तो सभी देश अगर मनमाना करने लगेंगे तब तो अव्यवस्था फैलेगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाई गई है जिस पर दुनिया के देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और उसे स्वीकार किया है। तो उसी संदर्भ में एक एग्रीमेंट है जो कहलाता है अनक्लोज, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है, इस संदर्भ में बातें होंगी। लेकिन उससे पहले आप ये देखें, इसके इतिहास की ओर चलते हैं कि क्या शुरू से भारत या दुनिया के विभिन्न देशों के द्वारा जो तटीय सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है, क्या सभी जगह समान है। शुरू से ही ऐसी बातें चली आ रही है। तो इतिहास की ओर अगर दृष्टि डालें तो थोड़ा दिलचस्प है, आप ध्यान देंगे। दोस्तों, आरंभ से ही यह विवाद रहा है कि समुद्री इलाके की कितनी दूरी तक, यानी चौड़ाई तक किसी देश का अधिकार हो।
जैसा कि मालूम है कि पृथ्वी पर 4 महासागर मौजूद हैं, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन और आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशियन। ये 4 महासागर मौजूद हैं। तो इन 4 महासागर के तटों पर विभिन्न राष्ट्र भी मौजूद हैं। तो अलग अलग राष्ट्रों के द्वारा जो अलग अलग क्षेत्रों में समुद्र के अंतर्गत जो क्षेत्र का निर्धारण किया गया, इस पर शुरू से विवाद रहे हैं। एक डच ज्यूइश थे बियंकर सोएक। उन्होंने सबसे पहले बताया कि मैरीटाइम बेल्ट अथवा टेरिटोरियल वाटर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए किसी भी देश के लिए। तो उन्होंने कहा था कि एक तोप का गोला जितनी दूरी तक मार कर सकती है, यानी वो गोला जितनी दूरी तक जाती है उतनी दूरी तक उस देश का मैरीटाइम बेल्ट या टेरिटोरियल वाटर होगा। तो 18वीं सदी तक जो तोप होते थे उनकी जो मारक क्षमता थी, जो दूरी थी, वो 3 माइल्स तक होती थी। इसलिए उस वक्त माना गया, यानी 18वीं शताब्दी तक माना गया कि किसी भी देश का समुद्री क्षेत्र में अधिकार जो है वो 3 मील की दूरी तक होगी। और यह अवधारणा 18वीं शताब्दी तक चलती रही। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक में सुधार आया, अनुसंधान हुए, नए नए प्रयोग होते चले गए, वैज्ञानिक प्रगति हुई, तोपों की मार, उसका जो रेंज है वो भी बढ़ती चली गई। जब रेंज बढ़ती चली गई तो एक नया विवाद खड़ा हुआ समुद्री क्षेत्र पर अधिकार को लेकर। 3 मील की दूरी तक जो अधिकार रहे थे, इसे कहा गया कैनन सॉट रूल। कैनन, CANN, कैनन सॉट रूल, यानी तोप का गोला जितनी दूरी तक, यानी 3 मील की दूरी तक वार कर रही है, रेंज है, तो वो हो गया कैनन। रेंज बढ़ती चली गई। अब समस्या खड़ी हो गई कि अब कितनी दूरी तक समुद्री क्षेत्र में किसी देश का अधिकार होगा। बढ़ते विवाद के कारण सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस ने मैरीटाइम बेल्ट को निर्धारित करने का प्रयास किया। फिर 1930 में द हेग में, नीदरलैंड में कॉडिफिकेशन कॉन्फ्रेंस हुआ। इस कॉन्फ्रेंस में जो परंपरागत कैनन सॉट रूल था, इसका विरोध किया गया, इसे गलत बताया गया। फिर अलग अलग देशों के द्वारा इसके लिए अलग अलग दावे प्रस्तुत किए गए, यानी उसका क्षेत्र अधिक विस्तारित किया गया। फिर इस विवाद का अंत करने के लिए 1958 में जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में एक सम्मेलन हुआ जिसे जेनेवा कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी नाम दिया गया। किंतु इस सम्मेलन में भी टेरिटोरियल सी की चौड़ाई के संबंध में कोई सहमति नहीं बन पाई, विवाद बने रहे। इसके पश्चात विवाद का अंत करने के लिए दूसरा सम्मेलन 1960 में जेनेवा में ही आयोजित किया गया, जिसे सेकंड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी नाम दिया गया। किंतु इस समय भी आम सहमति नहीं बन पाई, देशों के बीच वैचारिक मतभेद बने रहे। इसके पश्चात तीसरा सम्मेलन जो संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में ही हुआ, एक लंबी अवधि तक चली थी और इसका अंत हुआ जमैका में, मोंटेगो बे में 1982 में, 10 दिसंबर 1982। इसी दिन जमैका में जितने देश के प्रतिनिधि मौजूद थे उन्होंने एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए और उसे उन्होंने अंगीकार किया, जो कहलाती है अनक्लोज 1982। जी हां, समुद्री क्षेत्र में अधिकार को लेकर, उसके संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर जो सहमति बनी, जो समझौता हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसे ही कहा गया अनक्लोज 1982। इसे लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन नाम भी दिया गया। इसके अलावा इसे लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी नाम दिया गया। 1982 में आर्टिकल 3 है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी संप्रभु देश को यह अधिकार है कि वो अपने समुद्री क्षेत्र का जो तटीय इलाका है उसकी सीमा का निर्धारण करे। ध्यान से समझना इसको, किसी भी संप्रभु देश को यह अधिकार है कि वो अपने तटीय सीमा के क्षेत्र का निर्धारण करे, किंतु वो 12 नॉटिकल माइल से अधिक दूरी तक अपना टेरिटोरियल बेल्ट, अपना टेरिटोरियल वाटर या मैरीटाइम बेल्ट का निर्धारण नहीं कर सकती। यानी एक प्रतिबंध लगाया गया कि 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक ही आपका टेरिटोरियल सी होगा, आपका टेरिटोरियल वाटर क्षेत्र होगा, जिसे मैरीटाइम बेल्ट कहा गया। अब ये देशों पर निर्भर था कि वो उससे कम कर सकते हैं, लेकिन 12 नॉटिकल माइल से अधिक नहीं हो सकती है। अब यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि भारतीय संदर्भ में वो क्या क्या है, क्या क्या अधिकार क्षेत्र हैं। अगर इसी को पैमाना माना जाए तो एक बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि आप देख लें, भारत का पश्चिमी तट और ये है पूर्वी तट, लेकिन यहां पर श्रीलंका मौजूद है।
अगर इस सिद्धांत पर चला जाए तो यहां पर तो विवाद खड़े हो जाएंगे समुद्र पर अधिकार को लेकर। तो इसलिए ध्यान रहे, इस एग्रीमेंट में यह भी तय कर दी गई कि जहां दो देशों के बीच तटीय इलाके काफी निकट हों तो वहां जो दोनों के बीच की दूरी होगी उसका मिड पॉइंट दोनों की सीमा रेखा होगी। इसलिए यहां पर श्रीलंका और भारत के बीच जो विवाद की स्थिति बन सकती थी वो नहीं बनी, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच जो समुद्री इलाके हैं उसका जो मिड पॉइंट है वो दोनों देशों के बीच एक सीमा है समुद्र के बीच की। भारत का जो तटीय इलाके हैं उसके संदर्भ में बारीकी से एक एक चीज को समझते हैं। बोर्ड पर गाइस आप ध्यान से देखिए, भारत के तटीय क्षेत्रों पर हमने ये लाइन ड्रॉ किया है। सबसे पहला लाइन अगर आप देखेंगे तटीय क्षेत्र के सहारे तो एक लाइट ग्रीन कलर आपको दिखाई देगी। ये एक्चुअली बेस लाइन है, आधार रेखा है। तो ये आधार रेखा क्या होती है? सामान्यतः जब आप मैप देखते हो या मैप कहीं भी देखते हो तो वो एक सीधी रेखा दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि तट रेखा कटे फटे होते हैं काफी दूरी तक। तो ये जो तट रेखा कटी फटी होती है, अगर यहां से डिस्टेंस कहीं की भी मापी जाएगी तो कम या अधिक होगा। तो इसलिए इन समस्त क्षेत्रों के जो बाहरी सेक्शन है उसको मिलाकर एक रेखा खींची जाती है जिसे हम बेस लाइन कहते हैं। ध्यान रखिए, जो टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा है इसके शीर्ष को मिलाकर जो एक सीधी रेखा ड्रॉ की जाती है वही रेखा कहलाती है आधार रेखा अथवा बेस लाइन। यहां पर ध्यान रखिए ये आधार रेखा है, तो चूंकि उससे बराबर डिस्टेंस सभी तरफ होगी इसलिए बेस लाइन के द्वारा ही यह तय किया गया कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नॉटिकल माइल के बराबर आप ध्यान रखिएगा। जब भी समुद्री क्षेत्र में दूरी की बात हम लोग करते हैं तो दूरी को मापने के लिए नॉटिकल माइल का इस्तेमाल किया जाता है। 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1.852 किलोमीटर। याद रखिएगा इस चीज को। इस बेस लाइन के अंतर्गत जो इस क्षेत्र में पानी मौजूद है यह हमारा कहलाया आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। ध्यान रखिएगा ये 2 शब्द। तो ये हुआ हमारा बेसलाइन, जहां से हम लोग समुद्र के अंदर, अब डिस्टेंस यहां से कहीं से भी आप मापेंगे तो एक बराबर दूरी होगी। इसलिए ये बेसलाइन एक आधार रेखा होती है समुद्र के इलाके में डिस्टेंस को मापने के लिए, और उसके अंतर्गत जो आंतरिक भाग होते हैं जिसमें समुद्र का ही जल होता है वो कहलाता है आंतरिक जल या इंटरनल वाटर। दोस्तों बारी बारी से हम लोग समझते हैं क्षेत्रीय सागर जो टेरिटोरियल सी है, उसके पश्चात जो हमारा अविच्छिन्न जल क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन है, और उसके पश्चात अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके संदर्भ में वो डिस्टेंस और क्या क्या फायदे हैं या हमारे अधिकार क्या क्या है इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो है क्षेत्रीय सागर टेरिटोरियल सी, इसकी जो सीमा है ना वो आधार रेखा से, आप ध्यान रखिएगा, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल की दूरी तक है। यानी आधार रेखा से ये जो रेखा ब्लू कलर में देख रहे हो तो ये मान लीजिए कि 12 नॉटिकल माइल की दूरी है। यहां तक जो क्षेत्र है भारत का कौन सा क्षेत्र है? टेरिटोरियल सी है। इस संपूर्ण क्षेत्र का संपूर्ण अधिकार भारत के पास है। ध्यान रखिए, ना सिर्फ जल क्षेत्र का ऊपरी सेक्शन बल्कि जल के नीचे और हवा में भी, यहां तक ये क्षेत्र जाएगा वहां तक भारत के संपूर्ण अधिकार हैं। वो क्षेत्र कौन सा हो गया? टेरिटोरियल सी के अंतर्गत वो आएंगे। दूसरा है अविच्छिन्न जल क्षेत्र जिसे कॉन्टिजियस जोन के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां पर ध्यान रखिए क्या क्या अधिकार देशों को मिले हुए हैं। ये जो अधिकार है, भारत को जो अधिकार मिले हैं उसमें क्या है कि यहाँ साफ सफाई, यानी इस क्षेत्र में जो भी साफ सफाई का काम होगा सागरीय क्षेत्र में वो भारत को करना है। सीमा शुल्क की वसूली, ध्यान रखिएगा, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार। सपोज कीजिए कोई विदेशी जहाज, समुद्री जहाज, चाहे वो मालवाहक हो, यात्री जहाज हो, अगर वो हमारे इलाके में यहाँ तक प्रवेश कर जाता है, ध्यान रखिएगा, यहां तक प्रवेश कर जाता है और यहां से मूव करने की कोशिश करता है तो हम उसे पकड़ सकते हैं। क्योंकि जब आप हमारे इस इलाके में प्रवेश कर गए हैं तो आपको यहां पर सीमा शुल्क देना होगा क्योंकि ये हमारा जल क्षेत्र है। अगर इस क्षेत्र में कोई भी विदेशी जहाज प्रवेश करती है तो उससे भारत को यह अधिकार है कि सीमा शुल्क की वसूली करे।
ध्यान रहे। और इसके पश्चात अगर कोई समुद्री जहाज, ध्यान रखिएगा, इस रेखा से बाहर से ही लौट जाती है, फिर हम उसे बाध्य नहीं कर सकते, उससे हम शुल्क नहीं वसूल सकते। इसके पश्चात तीसरा जो सेक्शन है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आप ध्यान रखिए, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल, ये जो सेक्शन आप यहां पे देख रहे हो, ये ग्रीन लाइन मैंने बनाया है, यहां तक ये जो क्षेत्र है वो EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आते हैं। इस क्षेत्र तक भारत को जो अधिकार मिले हुए हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान, आपको मालूम है वर्तमान समय में समुद्र के अंदर काफी संसाधन मौजूद है, उसको निकालने के लिए, चूंकि धरातल पर जो भी संसाधन मौजूद है, आज हम मानव जाति उसे संपूर्ण रूप से खत्म करने पर उतारू हैं। तो अब सागरीय क्षेत्र में भी जो संसाधन मौजूद है, अब दुनिया की नजर उस पर पड़ी हुई है। तो जैसे साउथ चाइना सी की स्थिति आपको पता ही है कि चाइना ने क्या दादागिरी दिखाई है उस क्षेत्र पर, जो कि उसका समुद्री इलाका नहीं है, फिर भी वो कहता है कि हमारा है। तो यहां पर अगर इंटरनेशनल लॉ की मैं बात करूं तो भारत इंटरनेशनल लॉ यानी अंतरराष्ट्रीय कानून को मानता है, उसका सम्मान करता है, और हमारा जो अधिकार क्षेत्र है वो बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों के निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। ध्यान रखिएगा ये चीजें, प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन। आज बॉम्बे हाई, जो अब मुंबई हाई हम जिसे कहते हैं, वहां से खनिज तेल का निष्कासन हम लोग कर रहे हैं। ये मुंबई के समुद्र तट से 176 किलोमीटर साउथ वेस्ट में मौजूद है। यानी कि ये जो मुंबई हाई है, जहां से हम खनिज तेल निकालते हैं, वो इसी इलाके में मौजूद है, जो हमारा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में जो भी संसाधन है, उस पर पूर्ण अधिकार हमारा है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल आइलैंड, जैसा कि मालूम होगा यूएई ने वर्ल्ड आइलैंड, पाम आइलैंड जैसे आवासीय बस्तियां बसाई हैं, समुद्रों में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर। ऐसे ही द्वीप चाइना ने भी निर्मित किए, जहां पे नौसैनिक अड्डे बनाए हैं साउथ चाइना सी में। फिर जापान ने अपने तटीय इलाकों में भी ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण किया है। कई देशों में यह काम आज हो रहे हैं। भारत को भी यह पूर्ण अधिकार है कि इन क्षेत्रों में कृत्रिम द्वीप का निर्माण कर सके और वैज्ञानिक अनुसंधान कर सके, इस क्षेत्र में जो भी संसाधन है उसका संपूर्ण उपयोग कर सके। इसके अलावा 200 नॉटिकल माइल से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो ये अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र का इलाका है और इस पर सभी का बराबर अधिकार है। हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमारा है। इसी संदर्भ में मैं ये बता दूं कि जिस तरह से चाइना साउथ चाइना सी में वो कर रहा है, वो यहीं पर इस कानून का उल्लंघन कर रहा है, इससे आगे जाकर अपना अधिकार जतला रहा है और अन्य पड़ोसी देशों के साथ वो दुश्मनी मोल ले रहा है। तो यहां पर आपने ये अच्छी तरह समझा होगा समुद्र के इलाके में अधिकार को लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हैं वो क्या है और उसके तहत भारत को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसे ले लें। गाइस, इस सेक्शन से जो भी प्रश्न आ सकते हैं उस पर आप फोकस करें। अनक्लोज के बारे में, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये कब हुआ था, कहां हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था। इसके अलावा भारत के जो क्षेत्र हैं वो ध्यान रखिएगा। सबसे बेसिक चीज 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर और 12 नॉटिकल माइल तक क्या है हमारा क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी है। फिर 24 नॉटिकल माइल तक क्या है हमारा अविच्छिन्न जल क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन है। और उसके अलावा 200 नॉटिकल माइल तक क्या है विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इंटरनल वाटर की बात करूं तो यहां पर देख ले खंभात की खाड़ी मौजूद है। यहीं पर महत्वपूर्ण अंकलेश्वर तेल क्षेत्र यहीं पर मौजूद है। बॉम्बे हाई यहीं पर मौजूद है जो हमारे समुद्री इलाके में ही मौजूद है। पूर्वी इलाके में देखें तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जहां पर प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार मिले हैं। तो समुद्री संसाधन हमारे लिए विशेष है, दुनिया के देशों के लिए है और हमारा ये सौभाग्य है कि एक लंबा तट हमें मिला है। चीजों को अच्छी तरह समझें और आत्मसात करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, शीघ्र ही नेक्स्ट सेशन में। उसमें हम लोग देखेंगे खाड़ियों के संदर्भ में अच्छी तरह समझेंगे, क्योंकि भारत के दोनों तटों पर, पूर्वी और पश्चिमी तटों पर जो खाड़ी है, हिंदी में तो आप खाड़ी कहते हैं बट इंग्लिश की बात करूं तो बे और गल्फ, इसमें क्या फर्क है इसकी चर्चा होगी। और फिर चैनल्स के बारे में हम लोग समझेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे उस सेक्शन में बारी बारी से कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, जो भी खाड़ी हमारे तटीय इलाके में मौजूद है उस पर आपको विस्तार से बात बताई जाएगी। ओके गाइज, हाँ, जो बंदे नए हैं मैं उनसे फिर कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो कभी कभी विलंब से ही आती है, लेकिन जो आती है आपके लिए पुख्ता जानकारी लेकर आती है। आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने के लिए ये काफ़ी हैं। आप चीज़ों को गहराई में उतर कर पढ़ें, यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा राज होगा। ओके देन, मिलता हूं शीघ्र एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।